नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए हम MPDLED संज्ञान अधिगम और बाल विकास द्वितीय वर्ष जो आपका पहला पेपर रहेगा उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान कर चुके हैं। आज हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। पहली इकाई है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा। प्रश्न 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और 5 प्रश्न लिखे होंगे जिनके उत्तर आपको एक वाक्य में देने होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सीखना की परिभाषा लिखिए। सीखना को परिभाषित करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। शाब्दिक सीखना किसे कहते हैं? शाब्दिक सीखने का अर्थ ऐसे सीखने से होता है जिसमें व्यक्ति अक्षर से बने सार्थक असार्थक शब्द, वाक्य चिन्ह तथा अंकों के अर्थों को सीखता है तथा प्रयोजन को समझता है। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य उस सैद्धांतिक गवेषणा से होता है जो सीखने का स्वरूप क्या है, प्राणी क्या सीखता है, क्यों सीखता है और कैसे सीखता है आदि प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या प्रस्तुत करता है। अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदत का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। स्मृति क्या है? ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। धारणा का क्या तात्पर्य है? धारणा से तात्पर्य है विषय वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रखना। अगला प्रश्न है 7, दीर्घकालीन स्मृति किसे कहते हैं? जब किसी तथ्य या अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है तो उसे दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। तार्किक स्मृति किसे कहते हैं? किसी तथ्य को सोच समझकर एवं तर्क के आधार पर याद करना और आवश्यकता होने पर उसे सुना देना तार्किक स्मृति कहलाती है। विस्मृति किसे कहते हैं? सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या धारण करने के पश्चात उन्हें पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। कई बार आता है स्मृति विस्मृति में अंतर दीजिए, तो आप एक परिभाषा स्मृति की लिख दीजिए और एक विस्मृति की लिख दीजिए, हो गया आपका अंतर। इस तरह से आपके 2 नंबर का प्रश्न भी हो जाएगा। प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा वह आंतरिक बल है जो किसी कार्य को पूर्ण करने तक उसके समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रण व दिशा देता है। इसी के साथ ही इसके पूरे 1 वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे हो गए हैं। चलते हैं अगली यूनिट की तरफ। अगला यूनिट है बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। इसमें पहला प्रश्न है, सीखने की परिभाषा लिखिए। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखने के कितने स्तर हैं? सीखने के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। प्रभाव का नियम क्या है? प्रभाव का नियम आपका किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इस नियम के अनुसार जीवन में किस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है, उसे प्रभाव का नियम कहते हैं। चिंतन की परिभाषा दीजिए। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। तार्किक चिंतन किसे कहते हैं? वह चिंतन जो समस्या समाधान पर आधारित होता है तार्किक चिंतन कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई समस्या है, अब इसका हल कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तार्किक चिंतन करेंगे। क्रांतिक चिंतन किसे कहते हैं? क्रांतिक चिंतन चिंतन का एक प्रकार होता है जिसमें किसी विषय वस्तु, विषय या समस्या के समाधान में कौशल युक्त संश्लेषण, मूल्यांकन एवं पुनर्संरचना सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम पॉल गिलफोर्ड ने की थी। गिलफोर्ड होगा यहाँ पर। स्कीमा क्या है? स्कीमा से पियाजे का तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। चिंतन के साधन किसे कहते हैं? चिंतन
की प्रक्रिया में जुड़े तत्वों को चिंतन के साधन कहते हैं। मानसिक क्रिया किसे कहते हैं? पियाजे के अनुसार मानसिक क्रिया से तात्पर्य बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन से है। चिंतन से आप क्या समझते हैं? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करता है। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया था। प्रश्न ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपके प्रश्न आ सकते हैं। चलते हैं अगली यूनिट की तरफ। इसके बाद है इकाई 3 संज्ञान एवं अधिगम। आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न बैंक है इससे आपके 90% प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, इसी में से आपके आते हैं। और अच्छे से समझने के लिए मैंने बुक्स के नोट्स बना के आपके वीडियो बना के डाले थे, उनको आप देख लीजिएगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप चीज़ें समझ के जाएंगे उतने अच्छे से आप लिख पाएंगे। पहला प्रश्न है अधिगम किसे कहते हैं? पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। मान लीजिए हम पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पेड़ को हम छू के देखें कि मिर्ची के पेड़ में पत्तियां कैसे होती हैं, फल किस तरह लगते हैं, फूल कैसे होते हैं, उसको छू के अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि मिर्ची का पौधा कैसा होता है, उसमें मिर्ची किस तरह से लगती है। तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्षात्मक सीखना। जब मैंने डीएलएड किया था तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था सिलेबस को लेकर के। एग्जैक्ट में श्योर ही नहीं थी कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से आते हैं। यही सारी समस्याओं को ध्यान में रख करके मैंने ये चैनल क्रिएट किया है और इसमें मैं डीएलएड के नोट्स डालती हूँ ताकि जो भी इन्हें देखे, पढ़े तो अच्छे से डीएलएड को पास करे और अच्छे मार्क्स उसके आएँ और उसे कोई समस्या ना हो। अगला प्रश्न है विभेदीकरण किसे कहते हैं? मानव की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। इसी को मनोवैज्ञानिक विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण मतलब विभेद करना, किसी भी चीज़ में भेद करना। स्मृति के कितने पक्ष होते हैं? स्मृति के 2 पक्ष होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जो धनात्मक होती है वही आपकी स्मृति है, ऋणात्मक क्या है? वो आपकी विस्मृति है। अगला प्रश्न है पुनः स्मरण किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना शामिल किया जाता है। विस्मृति किसे कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। मान लीजिए आपने कुछ देखा या कोई क्वेश्चन देखा, उसको पढ़ा और 2-4-5 घंटे के बाद आप उसको भूल गए। आपने बहुत उसे याद करने की कोशिश की लेकिन आपके ध्यान में नहीं आया, तो वही क्या है? आपकी विस्मृति है। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजना बनाने को अनुकूलन कहते हैं। कोई भी काम हमें किस तरीके से करना है उसकी योजना बनाना ही आपका अनुकूलन है। कैसे अनुकूल हो चीज़ें? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी शरीर वैज्ञानिक IP पावलोव हैं। ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान का उद्देश्य, बुद्धि का उद्देश्य, प्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन है। स्किनर ने किन जानवरों पर अपने प्रयोग किए? स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर अपने प्रयोग किए। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। स्मृति की अवस्थाओं के नाम लिखिए। स्मृति की अवस्थाओं के नाम है अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण, पहचान। इसके बाद इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। चौथी इकाई है आपकी भाषा एवं संप्रेषण। पहला प्रश्न है भाषा के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? भाषा के द्वारा दूसरों के क्रियाकलाप, ध्यान का संचालन और अपनी बात को समझाने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कहानियों के माध्यम से बच्चों में कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है? कहानियों के माध्यम से बच्चों में 4 प्रकार के भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है। भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषाई कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लेखा कौशल। यानी कि श्रवण, वाचन, पठन और लेखन।
ये होगा आपके 4 कौशल। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, 41 होती है व्यंजनों की संख्या। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा अक्षरों का केवल ध्वन्यात्मक स्वरूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि मौखिक भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिता किसे कहते हैं? बहुभाषिता के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना शामिल है। आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता कौन थे? आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडूरा और वाल्टन मिशेल थे। वार्तालाप किसे कहते हैं? दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप, संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। वाणी किसे कहते हैं? वाणी में हम हाव भाव को व्यक्त करने के लिए मुख से ध्वनि निकालते हैं या शब्दों को उच्चारित करते हैं। 5 से 6 साल के बच्चे की शब्दावली में कितने शब्द होते हैं? 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में औसतन 10,000 शब्द होते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। ईजी मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। संप्रेषण की क्या आवश्यकता है? बिना प्रभावी संप्रेषण के समूह या समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण की उचित व्यवस्था के बिना कोई भी प्रशासकीय संगणन नहीं कर सकता। अब चलते हैं अंतिम इकाई की तरफ। अंतिम यूनिट है यूनिट 5, खेल, स्व एवं नैतिक विकास। इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। खेल की परिभाषा लिखिए। वैलेंटाइन के अनुसार खेल एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग है। ये भी 2022 में आया हुआ है। ओजस्वी खेल किसे कहते हैं? वह खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसा खेल ओजस्वी या सक्रिय खेल कहलाता है। शांत खेल किसे कहते हैं? वह खेल जिसमें अधिक शारीरिक क्रिया की आवश्यकता ना हो और अधिक ऊर्जा व्यय ना हो, शांत क्रियाएं कहलाती हैं। स्वकेंद्रित खेल किसे कहते हैं? प्रारंभ में बालक स्वकेंद्रित खेल खेलता है, उसके कोई नियम नहीं होते हैं, वह जब चाहे तब खेलता है, वह जब चाहे बंद कर देता है। अगला प्रश्न है 5, बालक के नैतिक विकास की कोहल वर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? बालक के नैतिक विकास की कोहल वर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई हैं। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वाधिक नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? बालक के सर्वाधिक नैतिक विकास की अवस्था विषम जातीय परस्परता की अवस्था है। नैतिक निर्णय क्या है? नैतिक निर्णय नैतिकता को समझाने के लिए बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता है। आत्म संचेतन संवेग में किन संवेगों को शामिल किया जाता है? आत्म संचेतन संवेग में ईर्ष्या, शर्मिंदगी, सहानुभूति, गर्व, शर्म एवं ग्लानि को शामिल किया जाता है। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? कोहल वर्ग का सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समस्त विशेषता है। अगला प्रश्न है 11, नैतिकता की परिभाषा दीजिए। हरलॉक के अनुसार सामाजिक समूह के नैतिक कोड के अनुरूप व्यवहार ही नैतिकता है। क्रैशमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? इसमें 3 दिए हुए हैं लेकिन एक्चुअल में 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है पिकनिक, दूसरा होता है एस्थेनिक, तीसरा होता है एथलेटिक और चौथा होता है डिस्प्लास्टिक। आप इसे नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप ये वाला लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, खेल का कोई एक उद्देश्य लिखिए। खेल का उद्देश्य मानसिक क्षमताओं का विकास करना है। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं? युंग के अनुसार व्यक्तित्व के निम्न भाग हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। डिस्लेक्सिया के कारण लिखिए। डिस्लेक्सिया के कारण मस्तिष्क में चोट, आनुवांशिक, भावनात्मक समस्याएं। ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है।
मानव मस्तिष्क के अंगों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपका 2022 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क के अंग सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेतु, रेटिक्यूल फॉर्मेशन, बेशल, गैंग्लिया और बृहत मस्तिष्क। इसी के साथ ही ये सारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए पूरे हुए। साथ ही साथ जो आपके रिक्त स्थान हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इस पेपर के, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। आप सभी का दिन शुभ हो।